चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है कि इलेक्ट्रोमैथ में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं छोटे छोटे टिप्स बताते जा रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, कैसे पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कल आपको नक्श ओमिका बताया, उसमें थोड़ी सी झलक होम्योपैथ की आती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैथ में नक्श ओमिका की झलक कैसे आएगी वो जब हम S1 रेमेडी पढ़ेंगे, उसके प्लांट्स पढ़ेंगे, तब आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा। डिफरेंशिएशन ये बताऊंगा कि जब S1 को आप स्टडी करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी कि S1 का बिहेव कैसा है। जैसे ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी पे बिलोंग करता है, बॉडी को टॉक्सिन से रिमूव करता है, एक यूनिवर्सल रेमेडी है, लेकिन याद रखिए ये डाइजेस्टिव सिक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है, ये मेटाबॉलिक रेट को जनरेट करता है। ऐसे करके जब आपको मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो कम से कम 100 पॉइंट निकल के आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये होम्योपैथ से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और डिफरेंट होने के बाद उसका जो कैरेक्टर होगा वो बहुत मेमोराइजेबल होता है, आप बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आज हम बात करते हैं, जब हमने नियम पढ़ा कि प्रिंसिपल वाइटेशन ऑफ लिम्फ ब्लड इज द काजेज ऑफ डिसीज, यानी कहीं भी ब्लड और लिम्फ का दूषित होना हो रहा है वो डिसीज को काज कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि टेम्परामेंट कैसे डेवलप हो रहा है। और टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है तो वहां पर हमें एक एक चीज को देखना है कि ब्लड कैसे इंप्योर हो रहा है। आपको अगर ब्लड पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल सेकेंड सेम में, पूरे ब्लड और लिम्फ को सेकंड सेम जो होता है दूसरा चौथा महीना, वहां पर पढ़ते हैं और वहां सीखते हैं हम कि ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग करते हैं दोस्तों कि जब आपकी बॉडी में किसी चीज का डेवलपमेंट होता है तो वो कैसे हो रहा है। जब आप टेबल प्रैक्टिस देखते हो तो आपकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। जब फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हो तो सबसे छोटी इकाई सेल होती है। ऐसी कई सेल मिलकर आपस में एक टिश्यू का निर्माण करती है। ऐसे कई टिश्यू आपके बॉडी में आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऐसे कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये सिस्टम आपकी बॉडी को निर्माण करती है। इस बॉडी के लेवल पर वर्क करने वाले जो सिस्टम होते हैं, इस सिस्टम में स्पेशली ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली लिंक करते हैं। दोस्तों वीडियो आप कीजिए सर, रेडमी BA ड्यूल, रेडमी आप ऑफ कीजिए। प्रवीण जिंगवारे जी बिल्कुल वीडियो अलाउड नहीं है, प्लीज वीडियो बंद कीजिए, आप वीडियो बंद करिए। आप कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो चालू रखेगा मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा। दोस्तों मैं बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हूं इस मामले में, क्योंकि मुझे आप लोग फ्रंट के सामने मेरे मूवमेंट करते हैं, मेरा कंसंट्रेशन भंग होता है। मैं आप लोगों के लिए इसको ओपन किया हूं, नहीं तो ओपन नहीं करता हूं मैं कभी भी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो बंद कीजिए। ठीक है, तो जब आप यहां पर देख रहे हो कि ये सिस्टम है बॉडी डेवलपमेंट का, और दो ही रास्ते होते हैं ब्लड और लिम्फ, जिसके माध्यम से पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है, पूरी बॉडी आपके लेवल पर कनेक्टेड होती है। और जब कनेक्टेड हो रही होती है तो इसका बहुत बड़ा रीजन आपको नजर आता है, और वो रीजन ये नजर आता है कि जब आप बॉडी का डेवलपमेंट देखते हो दोस्तों, तो ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है ऊपर से नीचे की तरफ। यानी सबसे पहले जो पोर्शन होता है ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद ही नीचे की तरफ वो डेवलपमेंट करते चला जाता है। इसलिए याद रखने का, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाता है। यानी जो ऑर्गन आपके बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले डेवलप होते हैं, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। इसीलिए सर वीडियो आप कीजिए ना, मैं आपको अलग से नहीं कहूंगा। मिस्टर NR पाटिल सर धुलिया से, प्लीज वीडियो आप कीजिए, यू कैन मूविंग इन माई आईज। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें, जो मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं, जो लेस ऑर्गन होते हैं वो कम डेवलप होते हैं, बाद में डेवलप होते हैं। सेंटर में पहले डेवलप होगा, पेरिफेरी की तरफ बाद में, यानी लंग्स अंदर डेवलप हुआ, धीरे धीरे बाहर रिप से डेवलप होता है। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ डेवलप होता है। इसीलिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, बॉडी से, हेड की टेल से वहां पर पूरा डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए जब आप डेवलपमेंट को देखते हो तो यहाँ पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपका टेम्परामेंट वहां पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और यही टेम्परामेंट जब आप वहां पर देखते हो कि भाई सेंग्वाइन टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, मिक्स टेम्परामेंट है, बिलियस टेम्परामेंट है, तो ये टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी होती है वो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, बोथ फिजिकल और मेंटल मेकअप।
कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन नोन एज टेम्परामेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। कोई भी व्यक्ति का जो फिजिकल और मेंटल वर्क होता है दोस्तों, जो उसका बनावट होता है, वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग में दोस्तों उस व्यक्ति का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंतर्गत टेम्परामेंट को दर्शाता है। ठीक है, कहां से? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से लगाकर दोस्तों, जो उसके पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं, एक माँ का जीन, एक पर्टिकुलर पिता का जीन जब मिलता है और जब जायगोट बनता है, तो इस प्रकार से दोनों का मेंटल मेकअप जब डेवलप होता है, ये मेंटल मेकअप बहुत स्ट्रांगली वहां पर पास आउट होते हैं दोस्तों। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों हमारी पूरी लाइफ में, और इसी के कारण ब्लड और लिम्फ उससे कनेक्टेड होते हैं। और इसीलिए आपको याद रखना है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है हमारा, जितना भी टेम्परामेंट हो रहा है, वो किसी भी व्यक्ति का अलग अलग होता है दोस्तों। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का एक ही टेम्परामेंट होगा, उसका जैसा डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर होता है। इसीलिए हमको खास तौर से याद रखना है दोस्तों, हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अलग हो रहा है। डेवलपमेंट चाहे वहां पर उसकी मानसिक स्थिति क्या है, यानी उसका जब मैं आपको डेवलपमेंट बताऊंगा कि उसकी बॉडी का डेवलपमेंट सॉलिड प्रोटीन से हुआ है, लिक्विड प्रोटीन से हुआ। ठीक है, सॉलिड प्रोटीन बॉडी के मेन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, लिक्विड प्रोटीन उसके टेम्परामेंट का डेवलपमेंट कर रहा है, उसके मेंटल मेकअप को बना रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को बना रहा है। तो उसकी मानसिक स्थिति किस प्रकार से डेवलप हो रही है, वो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों टेम्परामेंट का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर हम बात करते हैं, वहां पर हमें 3 प्रकार से टेम्परामेंट को क्लासिफाई करना है। पहला होता है साइकोलॉजी, ठीक है, उस व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या है। दूसरा होता है उसका टेम्परामेंट, और तीसरा होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 प्रोसेसेस होती है, और इन 3 प्रोसेस से गुजरकर कोई भी व्यक्ति अपना एक परमानेंट टेम्परामेंट को वहां पर प्राप्त करता है। अब टेम्परामेंट जो होता है परमानेंट इसलिए कहा कि उसका जब डेवलपमेंट जिस एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसी के अनुसार वहां पर उसका टेम्परामेंट कंजेनाइटली, यानी माँ के शरीर से जब पैदा होकर बाहर आया, उसी के बाद से उसका टेम्परामेंट वहां पर डेवलप हो जाता है दोस्तों। इसीलिए साइकोलॉजी का डेफिनेशन समझोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसका एडवांटेज क्या है यहाँ पर दोस्तों। साइकोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वे। किसी भी चीज की जब साइंटिफिक स्टडी आप करते हो तो द ह्यूमन माइंड वर्क्स एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जब वहां पर ह्यूमन का माइंड काम करता है और काम करके वो कैसे किसी बिहेवियर को वहां पर प्रभावित करता है दोस्तों, उसे हम साइकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ माइंड, ये एक प्रकार से माइंड का साइंस आप देख रहे हो। स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखते हो। आप बोलते हो ना यार ये लीन एंड थीन है, ठीक है, और ये मोटा है, ठीक है, आप बोलते हो ये लंबा है, ये दुबला है, काटा है, थोड़ा सा ठिंगना है। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, जब वे ऑफ थिंकिंग देखते हो उसका कि ये कैसे सोचता है, ठीक है, आप वे ऑफ एटीट्यूड देखते हो कि ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों, उसका एटीट्यूड क्या है, एकदम क्रूअल नेचर का है, एकदम सामने जवाब दे रहा है, बहुत मीठे नेचर का है, ये बोल कैसे रहा है। ठीक है, थॉट प्रोसेस, उसकी सोचने की क्षमता कितनी है। एक व्यक्ति होता है एक बार में सोच लेता है, एक बार में समझ लेता है, एक बार में सीख लेता है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल सीख नहीं पाता। ठीक है, मेंटल मेकअप उसका जब देखते हैं तो सारा डेफिनेशन वहां पर हमारे सामने आता है, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए जब साइकोलॉजी को समझ लिया कि भाई ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर इसका डेवलप होगा और ऐसे ऐसे वातावरण में हो रहा, तो आप देख लो, मैं इसीलिए कह रहा हूं एक घर में जब आप देखते हो दोनों बच्चे अलग अलग डेवलपमेंट हो, बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों बच्चे एक जैसे निकलते हैं। आप देखो एक बच्चा मोटा रह गया, एक बच्चा दुबला रह गया, ज्यादातर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वो उसके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है अपने परिवार के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने बहन के बारे में, किस प्रकार से थिंकिंग रखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जब आप यहाँ पर टेम्परामेंट देखोगे तो टेम्परामेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आता है दोस्तों। यहाँ पर जो पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर द अफेक्ट योर मूड्स, जो आपके मूड्स को अफेक्ट करता है। द वे ऑफ योर बिहेवियर, जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। टेम्परामेंट इज ओनली शो योर मेंटल मेकअप। टेम्परामेंट केवल आपके मेंटल मेकअप को शो करता है कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप कैसे हो, आपका पूरा बिहेवियर कैसा है, यानी आपका नेचर क्या है, आपका स्पिरिट क्या है, आपका आउटलुक कैसे, आप कैसे दिखते हो। ठीक है, आपका स्टैम्प कैसा है, आपका टेम्पर कैसे है। ठीक है, डिस्पोजिशन आपका कैसा है, मूड आपका कैसा है, इमोशनल है, टची है, सेंसिटिव है, या पैसियोनेट है, फायरी है, इम्पेशेंस है, इरिटेबल है, हाइपर सेंसिटिव है, इजीली अपसेट हो जाते हो, या बिल्कुल स्टेबल रहते हो। ये फिजिकल मेकअप बताता है कि आप पर्टिकुलरली किस टेम्परामेंट के हैं।
ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल की जब तीसरी बात आएगी दोस्तों, लॉ होता है, एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार आपको डेवलपमेंट करना है। ठीक है। बेस क्या है? बाय बर्थ आपको है। बॉडी ऑफ लॉ क्या है? आप जीन्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हो ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्ट्रक्चर आपका कैसा है? फर्म है। मेकअप कैसा है? बनावट कैसी है? आपका फॉर्मेशन कैसा है? आपका कंपोजिशन कैसा है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर आता है दोस्तों। इसलिए हमें केवल इतना समझना है कि भाई इसका महत्व क्या, टेम्परामेंट का महत्व क्या। टेम्परामेंट का महत्व इसलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ पर टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग डिसीज को चूज किया जाता है। टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यवस्था में जब आप देखते हो, किसी भी व्यक्ति को देखोगे, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही उसमें डिसीज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब डिसीज का डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें टेम्परामेंट के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग तुरंत पता लगा लेंगे कि इसको सैंग्वाइन टेम्परामेंट है तो आपको क्या देना है। अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट है आपको क्या देना है, मिक्स टेम्परामेंट है आपको क्या देना है, यदि वहां पर आपको लग रहा है कि बिलियस टेम्परामेंट है तो बिलियस टेम्परामेंट में क्या देना है, यदि वहां नर्वाइन टेम्परामेंट है तो नर्वाइन टेम्परामेंट में क्या देना है। सारी मेडिसिन का सिलेक्शन इसी टेम्परामेंट के बिहाफ पर डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं टेम्परामेंट का मेकअप। ठीक है। थ्रू जीन्स, जीन्स के माध्यम से अगर आप देखोगे तो ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये जीन का लेवल कैसे डिटेक्ट हो रहा। और इसीलिए आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर प्रोटोकॉल जब सिलेक्ट कर रहे हो वो कैसे सिलेक्ट कर रहे हो दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड और लिम्फ का इम्प्योर होना, तो उस इम्प्योरिटी को आप कैसे प्योर कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सिस्टम होता है। मैंने आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया था दोस्तों। ठीक है। जब जब आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर परसों बताया था तो मैंने क्लियर करा था, इसका बहुत बढ़िया सिस्टम यहां पर आपको नजर आता है दोस्तों। ठीक है। अगर ये सिस्टम देखना तो याद रखिएगा, जीन्स के लेवल पर जब जाओगे तो जीन्स में मैंने आपको सेल पढ़ाई थी, सेल में आप लोगों को बताया था कि जीन्स में डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है। वहीं से शुरुआत करिएगा आप। जब डीएनए और आरएनए को देखते हो तो आपको पता है कि डीएनए होता है और डीएनए ही एमआरएनए में या आरएनए में कन्वर्ट होता है दोस्तों। इसीलिए वहां पर आपको स्पेशल नजर आता है कि जब वहां पर डीएनए आरएनए का कन्वर्जन होता है और आरएनए वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो सेल्स की ग्रोथ के लिए यही डीएनए आरएनए के माध्यम से जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसीलिए बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है ना, सॉलिड प्रोटीन, लिक्विड प्रोटीन, हमें दोनों चीज समझना है कि व्हाट इज सॉलिड प्रोटीन एंड व्हाट इज लिक्विड प्रोटीन, और उसी के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि आपकी बॉडी में क्या निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सॉलिड प्रोटीन होता है, जो पर्टिकुलरली लिक्विड प्रोटीन होता है, दोनों मिलकर सेल का प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो जब सॉलिड प्रोटीन होता है, डीएनए आरएनए मिलकर वहां पर आपको पता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपको सबको पता है दोस्तों, आप सब डॉक्टर हो। और जब वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो याद रखिएगा, एक साइड सॉलिड प्रोटीन हो रहा है, एक साइड लिक्विड प्रोटीन हो रहा है। ठीक है। अब सॉलिड प्रोटीन क्या, लिक्विड प्रोटीन क्या, आप याद रखिएगा ये कैसे डिटेक्ट करते हो आप। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड प्रोटीन आपस में मिलकर सेल का प्रोटीन बना रहे हैं, और जो सेल का प्रोटीन बन रहा है तो सेल का प्रोटीन वहां पर उस आदमी का, उस व्यक्ति का जिसका आप टेम्परामेंट देख रहे हो, उसके मेकअप का कैरेक्टर को दर्शाता है दोस्तों। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन आर सॉलिड प्रोटीन एंड वन आर आपका लिक्विड प्रोटीन। ठीक है। सॉलिड प्रोटीन जो होता है दोस्तों, वो स्पेशली किस चीज को आपके बॉडी में डेवलप कर रहा है। अगर आप देख रहे हो कि आपके बॉडी में सॉलिड प्रोटीन है, आपका जो फेस का डेवलपमेंट होता है सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर होता है। ठीक है। आप नोज का डेवलपमेंट देखते हो, सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर देखते हो। आपका हेयर का कलर हो रहा है, ये आपका सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर हो रहा है। आपकी कलर का आईज का जो कलर है वो भी आपका सॉलिड प्रोटीन हो रहा है। अब स्किन का कलर देखते हो, वहां पर आप अच्छे दिखते हो या बुरे दिखते हो, प्रीटी या अगली दिखते हो, वो पूरा आपके सॉलिड प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। जो फीचर होते हैं वो शार्प फीचर है या डल फीचर है, ये आपका सॉलिड प्रोटीन पे डिपेंड करता है। लॉन्ग या ब्रॉड या राउंड, कैसे भी आपका आकार कैसा है, वो सब सॉलिड प्रोटीन पे डिपेंड करता है। आप डेलिकेट हो, टाल हो, शॉर्ट हो, ये सब आपका सॉलिड प्रोटीन पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसीलिए इस प्रकार के जो इंडिकेशन होते हैं दोस्तों, जो टेम्परामेंट को इलेक्ट्रोमोपैथी में दर्शाते हैं, इसलिए जब फीचर आप देखते हो दोस्तों तो डेलिकेट है, शार्प है, फेयर है, स्मार्ट है, आप मान के चलो ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट है ना। ये शॉर्ट अप बता रहा हूं मैं,
जब आपको डिटेल बताना चालू करूंगा ब्लड की और लिम्फ की इम्प्योरिटी को दूर करने के बाद में, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना टेक्निकल चीज शार्ट में बता दी थी आपको। ठीक है, तो जितना भी फीचर होगा एकदम डेलिकेट होगा, शार्प होगा, फेयर होगा, एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी होता है, वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट दर्शाता है दोस्तों। जितना भी राउंडेड फीचर होता है, ब्रॉड फीचर होता है, डार्क कलर ऑफ स्किन होता है, वो डायरेक्टली आप बोल देते हो। एक पेशेंट आता है तो मैंने मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, इनको यही सिखाया है कि कोई पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर आ रहा है तो आपको बता देना है, आपको बता देना है चाल डाल, उसके कपड़े पहनने के तरीके से, उसके बाल से, उसकी नाक से, उसकी आईज से, उसके जूते के निशान से, उसके कपड़े पहनने के आइडिया से, आप उसके कलर सेंस के अकॉर्डिंग आप बता देना चाहिए कि ये पेशेंट लिम्फेटिक है, ये सैंग्वाइन है, ये मिक्स्ड है, ये फलाना पेशेंट है। याद रखना, आज हम लोगों ने 900 प्लस डॉक्टर ऐसे डिजाइन कर लिए हैं जो अपने आप में परफेक्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथ कहलाने के लायक हैं दोस्तों। और वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये पेशेंट आ रहा है ना, हाँ ये पर्टिकुलर, ये इसी टाइप का पेशेंट है। इसलिए हमें पता रहता है कि अगलीनेस यानी क्रूप हो रहा है, रिपल्सिव हो रहा है, जस्ट नॉट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता, फीचर एक्स्ट्रा शार्प होता है। ठीक है, जिसे डेगर डेगर मिक्स। ठीक है, जब इस प्रकार के कोई कंडीशन नजर आती तो आप बोल देते हो भाई ये मिक्स टेम्परामेंट का है। ठीक है, इसलिए हमें केवल सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर ये क्लियरली इंडिकेट हो जाता है कि ये सॉलिड प्रोटीन है तो इसमें ऐसा ऐसा कैरेक्टर है तो सैंग्वाइन, ऐसा ऐसा कैरेक्टर है तो लिम्फेटिक, ऐसा ऐसा कैरेक्टर आ रहा तो मिक्स टेम्परामेंट में जा रहा। ठीक है, ये आपको बताता है टेम्परामेंट का साइंस। ठीक है, लेकिन जब लिक्विड प्रोटीन की बात होगी तो याद रखना, जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं इज प्योरली रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग द मेंटल सिम्टम। ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं, याद रख लेना, जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं वही आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए। और जब मेंटल सिम्टम को डेवलप कर रहे हो तो आपको पता होता है कि किसी को डिजायर होती है, ठीक है, मुझे ये चीज पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये डिजायर है, ये एवर्शन है। ठीक है, आप कहते हो ये हॉट पेशेंट है, ये चिली पेशेंट है, आप कहते हो इसको थर्स्ट लगती है, इसको थर्स्टलेस होता है, आप कहते हो ये टॉलरेट करता है, ये इनटॉलरेट करता है, आप कहते हो कि इसको एंगर है, इसको बहुत क्रोध है, इसको बहुत ज्यादा फ्राइट है, डर लगता है, इसको बहुत ज्यादा फियर है, ये सैडनेस में, ये जॉय में, ये डेल्यूशन है, ये लव करता है, ये हेट करता है। ठीक है, ये इंट्रोवर्टेड है, ये एक्सट्रोवर्टेड है, ये क्या है? ये सब के सब लिक्विड प्रोटीन्स होते हैं जो कंट्रोल द टेम्परामेंट ऑफ ह्यूमन थ्रू हिज ब्रेन। जो आपकी बॉडी में लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम, जो लिम्बिक सिस्टम, जब सीएनएस में हमने पढ़ा है लिम्बिक सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस लिम्बिक सिस्टम में से ब्रेन के थ्रू ह्यूमन के टेम्परामेंट को जो कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, वो पूरा लिक्विड प्रोटीन के माध्यम से कंट्रोल होता है। मैं एज ए होम्योपैथ एमडी, एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एमडी, मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूं कि जितनी मेडिसिन को पॉजिटिव दोगे न्यूट्रिशन का काम करेगी, जितनी मेडिसिन को थोड़ा नेगेटिव करोगे वो वहां पर नर्वाइन काम करेगी, आपके पर्टिकुलर लिक्विड प्रोटीन के लेवल पर काम करेगी। यानी आपको बॉडी पे काम करना है, बॉडी की ग्रोथ पे काम करना है, न्यूट्रिशन को याद कीजिए। जो लोग कहते हैं कि 19 147, हम तो 147 करते नहीं, हम 19 करते नहीं, वो गलत है दोस्तों। मैंने कहूंगा एक बार अपने आप को एक्सेप्ट करके देखो। आप किसी भी आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप ही का चित्र बताएगा। ठीक है, तो किसी ने अगर 19 कहा तो केवल 19 का ही चित्र बताएगा, 147 का कभी नहीं बताएगा। लेकिन जिस दिन उसने करा, आप हमारे ग्रुप के मेंबर्स से, जितने सीनियर मेंबर्स है, सबसे पूछ सकते हो, सारे लोग जहां न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जहां सॉलिड प्रोटीन्स की जरूरत होती है, कभी भी 19 को नहीं छोड़ते। ऑलमोस्ट हर जगह पे 19 का प्रोटोकॉल सेट करते हैं। और इसी कारण आज उनके रिजल्ट देख लो, 100%, 101% वहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, 101%। और यही कारण है दोस्तों, उन्हें कभी फेलियर नहीं आता। लेकिन जब उनको लगता है कि यहाँ न्यूट्रिशन से ज्यादा इसको नर्वाइन देने की जरूरत है, इसको मेंटल मेकअप पे काम करने की जरूरत है, यानी लिक्विड प्रोटीन्स के लेवल पर काम करने की जरूरत है, वो सीधा हाइपोटेंसी में चले जाते हैं, यानी 147 में चले जाते हैं। और जब 147 में देते हैं तो उनका रिजल्ट ये होता है कि वो लोकल पे काम करते तो करते हैं, साथ में जनरल भी काम कर जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक बेसिक यूनिट के रूप में काम करते हैं जो सेल होता है। सेल में जो जीन्स होते हैं, ये बेसिक यूनिट होती है सेल की। तो हमारी जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, वो सीधा एकमात्र पूरी वर्ल्ड की मेडिसिन है जो किसी भी ऑर्गन पे जाके काम करती है। तो दोस्तों, जब ऑर्गन पे काम करती है तो इतना तो हमें समझना है कि ऑर्गन पे जाके काम करेगी तो सबसे पहले सेल पे ही करेगी ना।
उसके बाद ही टिश्यू पे करेगी ना, उसी के बाद ही आपको देखो ऑर्गन पे करेगी ना, उसी के बाद सिस्टम पे करेगी ना, उसी के बाद तो आपके पूरी बॉडी पे करेगी। इसीलिए तो डिसीज के स्टेट को हमने 5 कैरेक्टर में डिवाइड किया है। करेक्ट? आप में से सबको पता होना चाहिए कि डिसीज को हमने 5 कैरेक्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैरेक्टर जो सेल से शुरू होता है, दूसरा कैरेक्टर जो टिश्यू फ्लूइड से शुरू होता है, तीसरा कैरेक्टर जो मसल्स टिश्यू के लेवल पर, लिगामेंट के लेवल पर होता है, वहां पर कलेक्ट होता है। जो फोर्थ कैरेक्टर होता है हार्डनेस ऑफ ऑर्गन के लेवल पर, कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स के लेवल पर डिपेंड करता है, जहां कैल्सिफिकेशन होता है। और पांचवा जो होता है वो ग्लैंडुलर सिस्टम पे होता है, अर्थात डिसीज की स्टेट को हमने 5 लेवल पर डिवाइड कर दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रोमेपैथ की बात है, इसी 5 लेवल के बाद ही ऑर्गन्स की रेमेडी बनाई गई। आप देख लो C1 C2 C3 C4 C5, इसके बाद ही C6 किडनी पे बोल दिया आपने। ठीक है, S5 के बाद सीधा आपने कह दिया कि S6 किडनी की है। इसलिए डिसीज के 5 स्टेज को आप C1 C2 C3 C4 C5 के कैरेक्टर पे लाइए, उसके बाद ऑर्गन की रेमेडी का उपयोग कीजिए। इसलिए मैंने आज दोपहर में जो क्लास थी उनमें इनको क्लियर बताया C1G इज एंटीबायोटिक। क्यों बताया? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक मैंने पूरी स्टडी करने के बाद कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मैंने बताया। इसके अलावा भी मैंने कहा है A311Y इज ए मोस्ट क्रिटिकल एंटीबायोटिक। ठीक है, मैंने आपको बताया C1G को अगर A311Y 200 डायल्यूशन के साथ अगर आप शुरू करते हो तो इट्स अ टोटली एंटीबायोटिक। ये दो प्रोटोकॉल C1G को D5 में और पर्टिकुलर दोस्तों आपका A311Y को 200 डायल्यूशन में देकर देखिएगा। किसी भी लेवल पर अगर कोई दूसरी किसी भी साइंस की एंटीबायोटिक अगर वो काम कर जाए तो मुझे बताइएगा। आप देख लीजिएगा कितना कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप करता है। तो ये आपका जनरेशन होता है दोस्तों, ये जीन्स से रिलेटेड है। और यही जीन्स जो तो जब आप सेल प्रोटीन को कंप्लीटली देख लिया तो आपको याद रखना है यही आपके बॉडी को, यही आपके मेंटल मेकअप को बनाता है दोस्तों। ठीक है, जब आप यहां पर बॉडी और मेंटल मेकअप को बना रहे हो तो याद रखना बॉडी के लेवल पर जब जाते हो आप देखो डेलिकेट शार्प फीचर है, आप बोल देते हो सेंग्वाइन है। जब किसी को वहां पर एकदम आप एक प्रकार से बिल्कुल राउंडेड स्लट फीचर देखते हो आप बोल देते हो लिम्फेटिक है। यदि किसी को अगलीनेस देखते हो, मिक्स टेम्परामेंट का, आप डायरेक्ट बोल देते हो कि मिक्स टेम्परामेंट का है। लेकिन जब मेंटल स्टेट पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आपको यहां पर नजर आता है कंट्रोल द टेम्परामेंट ऑफ मैन थ्रू हिज ब्रेन। ब्रेन के माध्यम से पूरा कंट्रोल होता है, जिसको आप लिम्बिक सिस्टम के लेवल पर कहते हो। जब आप when these proteins more active then so many glands are active especially and produce more hormone। जब आपकी ग्लैंड्स वहां पर मेंटल मेकअप के लेवल पर जाएगी तो ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, ग्रोथ फैक्टर आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रहा है तो हार्मोन्स के बगैर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। अब जब आप ग्रोथ फैक्टर्स के बगैर काम नहीं कर सकते तो आपको पता है मेडिकल साइंस के एक बहुत बड़ा ट्रू साइंस से एक वर्ड है, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, आप क्लियरली ये जानते हो कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ कराते हैं, और जितने भी नर्वस सिस्टम होता है मेंटल मेकअप के माध्यम से पूरी बॉडी के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप देखो एड्रेनालिन क्या काम करता है, एंगर, हाइपर एक्टिव, ठीक है, फोबिक, फोबिया, फ्राइड, फीवर, इन कंडीशंस को कंट्रोल करता है। सीरोटोनिन क्या करता है, सैडनेस और एंजाइटी के लेवल पर काम करता है। जब आप इपिनेफ्रिन की बात करते हो सैडनेस और मिलेनोकोली के लेवल पर काम करता है। जब डोपामिन की बात करते हो दोस्तों लव, हैप्पीनेस, ठीक है, डेल्यूशंस, इन लेवल पर काम करते हैं ना। तो जब ये काम करते हैं तो ये तो प्रूव कर रहे हैं आपको कि ये सारे के सारे मेंटल मेकअप पे डिपेंड करता है। आप अगर हंसी खुशी खेलते कूदते रहते हैं आपको कुछ बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी टेंशन ले लिया आप मान के चलिए दोस्तों वहां पर आप डिसीज हो जाएंगे। और यही कारण है कि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी में डिसीज का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। अब डिसीज का डेवलपमेंट हो रहा तो सबसे पहले हम टेम्परामेंट के लेवल पर समझे कि डिसीज का डेवलपमेंट हो रहा, उसके बाद बताता हूं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है सिंपल वे में। और जब सिंपल वे में आप करेंगे तो ऐसा कोई सा भी इलेक्ट्रोमेपैथ की रेमेडी नहीं है जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं करती दोस्तों, सारी करती है, अपने ऑर्गन्स के लेवल पर काम करती है। बस हमें कराते आना चाहिए, हमें कराते आना चाहिए कि किस प्रकार से कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है और वहां पर बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिलेशन हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो हमने देखा, हमने पहले दिन ही देखा था कि जब हमारी प्लांट बेस्ड मेडिसिन से स्पेजिक एसेंस प्रिपेयर करके निकाला जाता है तो हम कहते हैं सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट में निकाला जाता है। ठीक है, आप मान लो, ठीक है। अब हम ह्यूमन को
एनिमल को, प्लांट को, अर्थ को जब आपने टैली किया तो आपने कहा भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जरूरत होती है। उसमें 18 मिनरल्स होते हैं दोस्तों, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपके बॉडी के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, सिलीनियम होता है, सल्फर होता है, मर्क्यूरी होता है, साल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ये वहां पर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली मान के चलिएगा सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट में जब आपके बॉडी में ये मौजूद है और अगर इनमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंसेस हुआ, ठीक है, सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट जो आपके बॉडी में मौजूद है, इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस हुआ, आप वहां पर डिसीज्ड हो जाओगे, ठीक है। ये वो दो एजेंट है, ब्लड और लिम्फ, जिनके माध्यम से ये डिस्टर्बेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड और लिम्फ ही आपके बॉडी में ऐसे दो जॉइंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं जो पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है और पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को लाकर भी बाहर निकालता है। मैंने मेटाबॉलिक प्रोसेस इसीलिए उस दिन आपको समझा दिया था, क्योंकि जितनी भी बीमारी है, जितना भी साइंस को आपको समझना है इलेक्ट्रोपैथ का, उसी साइंस के माध्यम से सबसे इजी वे में आप समझ जाते हो। तो आपने केवल इतना समझा कि टेम्परामेंट में आपको कैसे देखना है, आपने ये समझा कि जब बॉडी में आपकी डिसीज डेवलप हो रही तो कैसे डेवलप हो रही और उसको आप कैसे रीयूटिलाइज करते हो, कैसे उसको ठीक करते हो, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में ब्लड और लिम्फ प्रभावित हुआ तो आप समझते हो कि सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट का डिस्टर्बेंसेस हो गया, और जब बॉडी में सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट का डिस्टर्बेंसेस हुआ तो उसकी पूर्ति कर दीजिए। अगर वो नहीं की तो वो डिसीज हो जाएगा, ठीक है, डिसीज हो गया। अब आप अगर ये देख रहे हो कि भाई सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट का वहां पर प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम हुआ तो डिसीज हो गई आपको। अब डिसीज हुआ तो आप कैसे क्यूर करोगे भाई? सिंपल सिमिलर रेमेडी को सिलेक्शन करके क्यूर करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले सिलेक्ट कैसे करोगे? आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है टेम्परामेंट का, ठीक है। यानी आप जब सिलेक्शन करते हो तो रेमेडी के लिए अगेन नीड्स फॉलोइंग 3 पॉइंट्स, आपको वहां पर आगे फिर से 3 पॉइंट का उपयोग करना है, लेकिन सबसे पहले टेम्परामेंट देखना है। संगवाइन टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, मिक्स टेम्परामेंट, ठीक है। अगर ये 3 टेम्परामेंट देखो तो पहले देखो फिजिकल मेकअप क्या है और मेंटल मेकअप क्या है। ये दो चीज को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ, मैं इस पेशेंट को क्यूर कर सकता हूं। आप किसी डिसीज के लक्षण पे मत जाइए। आप किसी डिसीज के लक्षण पर जाएंगे तो वो होम्योपैथ हो जाएगा। हम लक्षण पर नहीं जाते, हम किसी डिसीज के वास्तविक नेचर को पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो फिजिकली दोस्तों वो मेंटल लेवल पर है या उसके फिजिकल लेवल पर है। जब मेंटल लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर है, उन्हीं चीज को समझकर हम वहां पर देखते हैं कि इसमें सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट का डिस्टर्बेंसेस हुआ है, ठीक है। हम वहां पर ऐसे सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण मर्क्यूरी, सल्फर और साल्ट की पूर्ति वहां हो जाए। और जब मर्क्यूरी, सल्फर और साल्ट की पूर्ति होती है, किससे आप कर सकते हो भाई? आप किससे कर सकते हो उसकी पूर्ति बॉडी में? तो आपको नजर आता है कि वहां पर प्लांट में वही सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट मौजूद है, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी की तरह डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। कहां से प्राप्त हो रहा है? अर्थ से। जो आपके आसपास सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहीं से प्राप्त हो रहा है। आपने क्या करा? आपने जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, उन्होंने हॉट फर्मेंटेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन, दो टेक्निक हुई, उस टेक्निक के माध्यम से एक्सक्रीट किया दोस्तों, प्लांट को एक्सक्रीट किया, और एक्सक्रीट करके वहां पर सल्फर, मर्क्यूरी और साल्ट को एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी के अंतर्गत उन्होंने स्पेजिक एसेंस का प्रिपरेशन किया। वही स्पेजिक एसेंस को आप उपयोग करते हो आपकी रेमेडी के लेवल पर, और वही रेमेडी का उपयोग करके दोस्तों उस व्यक्ति को आप हेल्दी स्टेट में लाने का सबसे बड़ा साधन बनते हो। तो करते क्या हो आप? जहां से शुरू किया पृथ्वी गोल है, वहीं पर आकर खत्म करते हो, ठीक है। हम यहीं जन्मे, यहीं खत्म होंगे, लेकिन आपको पता है कि यहीं जन्मे हैं तो इसी पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले प्लांट से स्पेजिक एसेंस निकालकर वही सल्फर, मर्क्यूरी, साल्ट की जिसकी कमी के कारण हम डिसीज्ड हुए हैं, उसकी पूर्ति वहां कर देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है भाई? ये चीज तो आप बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है, जब टेम्परामेंट का सिलेक्शन करते हो तो यहां पर सबसे बड़ा स्रोत होता है आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर टेम्परामेंट को देखना। सबसे पहले मैंने बताया जेनेटिक्स को देखो आप, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, टेम्परामेंट को देखो क्या है। दूसरा आप देखो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है।
ठीक है। तो वहां पर याद रखिए, जब कोई भी आदमी पैदा होके आता है ना तो परमानेंट टेम्परामेंट लेकर आता है, लेकिन अगर मान लो वो समुद्र आज यहाँ रह रहा है कल वहां रह रहा है तो उसके टेम्परामेंट में टेम्परेरी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो वो वहां से अगर मान लो यहाँ पर आप शुद्ध रूप से सेंग्वाइन हो, यहाँ आप शुद्ध रूप से लिम्फेटिक हो, तो दो ही टेम्परामेंट सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में सेंग्वाइन हेवी हो गया लिम्फेटिक कम हो गया, या लिम्फेटिक हेवी हो गया सेंग्वाइन कम हो गया, उसके कारण कौन सा टेम्परामेंट जनरेट करता है वो वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए टेम्परेरी टेम्परामेंट होता है जो वहां पर परिवर्तित होता है। इसीलिए आप वहां पर देखते हो डिस्पोजिशन, यानी डिस्पोजिशन कैसे आया, उसके मेंटल और फिजिकल में क्या चेंजेस आया, और उसी के आधार पर ये सबसे बड़ा बेसिक लॉ होता है दोस्तों, और यही बेसिक लॉ फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी होता है। ठीक है, इसी कारण से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक यूनिक साइंस है। मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया दोस्तों। मैंने होम्योपैथ की प्रैक्टिस केवल 5 साल करी और छोड़ दी, और टोटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की प्रैक्टिस 27 साल से कर रहा हूं दोस्तों। और मैं कम से कम, मुझे बहुत खुशी होती है, 135 होम्योपैथ डॉक्टरों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सिखा चुका हूं। और आज की प्रैक्टिस और पहले के प्रैक्टिस में वो खुद ही कहते हैं कि यार तेरे से जुड़ने के बाद 2 साल के बाद हमको जो बूस्ट मिला है, हमने इतनी खतरनाक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस कर ली है दोस्तों, 100 पेशेंट पर डे। जो व्यक्ति 4-5 पेशेंट में होम्योपैथ में निकाल देता था, आज 100 पेशेंट पर डे देख रहे हैं दोस्तों। उनमें से कई लोग हैं, आप जहां कहोगे मैं वहां बता दूंगा आपको, कई लोग हैं। और इसी कारण से दोस्तों वो इस चीज को, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को बहुत आदर्श मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया, हमने एक दूसरे की टांग खींचने में अपने अपने अस्तित्व को ही खो दिया है दोस्तों। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इसीलिए गर्त में चला गया। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, आप देखो आज हिंदुस्तान में कितने ग्रुप है। जब तक हम लोग यूनाइट नहीं हो जाते, जब तक हम एक नहीं हो जाते, तब तक कभी कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। जिस दिन हम एक हो गए ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जैसा साइंस अगर आप बता दोगे तो सालों लग जाएंगे दोस्तों, इतना परफेक्ट साइंस है। हमें बस समझना। अभी देखो देवांगन सर ने कहा कि एक दिन की बच्ची को पूरा दिन तक उनको एलोपैथ मॉडर्न साइंस में परेशान करते रहे, उस बच्ची का यूरिन का फ्लो नहीं ला पाए, और ये से एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर दोस्तों पर्टिकुलर उस बच्ची का फ्लो भी आ गया और नॉर्मल कंडीशन में आज वो वहां पर जी रही है। तो हमारे एज में भी पीडियाट्रिशियन बन गए, देख लो आप। बड़ी खुशी होती है कि देखो हमने निकाला रिजल्ट। ठीक है, हमने, हमारे मेंबर ने निकाला रिजल्ट, बहुत खुशी होती है। ये फैमिली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की फैमिली है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ऐसा साइंस है जिसमें केवल फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैथोलॉजी को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लेवल पर आप जब समझ जाते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे जो मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई हमारे पास आउट पेशेंट, पास आउट डॉक्टर्स हैं जो अपना पार्ट 4 का सेशन कंप्लीट करके चले गए और अपनी प्रैक्टिस में फिर से वो सीखने के लिए ज्वाइन किए हुए हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर टेम्परामेंट निकालते हो तो सेंग्वाइन यानी एंटी एंजाइटी को, जो एंजाइटी को ग्रुप के मेडिसिन है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लिम्फेटिक यानी एंटी स्क्रोफ्लोसो, ठीक है। और मिक्स टेम्परामेंट में चले जाओ एंटी कैंसरस हो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कभी आप सेंग्वाइन में जाओगे आपको केवल एक वर्ड याद रखना, हॉट, गर्म। याद रखना गर्म खून, ठीक है। जब आप लिम्फेटिक में जाओगे हमेशा याद रखना चिली, ठीक है। लेस बॉडी हीट ड्यू टू मोर सॉलिड कंपोनेंट देन लिक्विड। आपकी बॉडी में बहुत सॉलिड कंपोनेंट्स होता है लिक्विड के तुलना में, इसीलिए बॉडी की हीट कम होती है, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड में देखोगे हॉट और चिली दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। इसीलिए जब सेंग्वाइन का डिसीज देखते हो तो आपको याद रखना प्रीडोमिनेंट ब्लड सर्कुलेशन, सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई डिसीज होती है। इसलिए मेरा मानना है एक्यूट डिसीज हमेशा सेंग्वाइन टेम्परामेंट में होती है। जो सब एक्यूट डिसीज होती है इन्हें धीरे धीरे डेवलप होती है, और डेवलप होने के बाद एक समय के बाद में वो जब अपना विस्तार रूप लेती है दोस्तों, तो प्रीडोमिनेंट इन लिम्फ सर्कुलेशन यानी लिम्फ के लेवल पर होती है। और तीसरा होता है मिक्स्ड, जो प्रीडोमिनेंटली बोथ सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड और लिम्फ दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं, वो डायरेक्टली दोस्तों वहां पर मिक्स टेम्परामेंट के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैं मानता हूं सैंग्यून टेम्परामेंट में एक्यूट डिसीज होती है यानी ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन द ब्लड। याद रख लेना इस बात को। अगर आप ये चीज को समझ जाओगे ना तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जब एक्यूट डिसीज होती है यानी आपकी बॉडी में एक्यूट लेवल पर ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। याद रख लेना, सब एक्यूट लेवल पर जाओगे तो वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है रिड्यूस हो जाता है, और जब क्रॉनिक में जाओगे तो बहुत कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए सेंग्वाइन टेम्परामेंट में एंजाइटी को ग्रुप के मेडिसिन का यूज किया जाता है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट में स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के मेडिसिन का यूज किया जाता है, और जब मिक्स टेम्परामेंट होती है दोस्तों तो वहां पर हमेशा कैंसरसो ग्रुप के मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई
तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं, अभी टेम्परामेंट की स्टडी हमारी पूरी बाकी है, मैंने केवल कंक्लूजन बताया, आपको एक आइडिया दिया कि इस प्रकार से आपको सोचना है, ये फिजियो एनापैथो के लेवल पर बताया। अब मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कई लोग नए हैं, 90% पुराने हैं, ठीक है, उन 10% लोगों के लिए बता रहा, हाउ टू रिमूव इंप्योरिटी फॉर ब्लड, जिसे हम वाइटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जो ब्लड होता है उसको वाइटल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसीलिए याद करिएगा, जब नॉर्मल पीएच आप ब्लड का देखते हो ना, कितना होता है, 7.3 से 7.45 के आसपास, ठीक है। अगर वो इस प्रकार का ब्लड रहा, इसके बीच में पीएच रहा, आप देखो बिल्कुल शुद्ध ब्लड होता है, कभी भी ब्लड इम्प्योर नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब फिजियोलॉजिकल स्टडी हमने करा है, हम कभी भी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है, कभी नहीं खेलता। मैं कभी भी किसी को डायरेक्ट प्रोटोकॉल नहीं बताता हूं। क्यों नहीं बताता? अगर मैंने आज आपकी आदत बिगाड़ दी तो मेरा डॉक्टर कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा जो मैं एक आशा रखता हूं कि मैं किसी को भी अगर गाइड कर रहा हूं तो उस लेवल पर गाइड करूं कि वो आज 16 महीने के बाद जब मेरी क्लास छोड़ के जाएगा तो उस एरिया में उसके जैसा डॉक्टर नहीं होना चाहिए। अगर है तो मेरी गलती है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया, याद रखना दोस्तों। तो यहां पर हम जब बात करते हैं ब्लड की इंप्योरिटी के लेवल पर, तो पहले हम कहते हैं भाई ब्लड क्या है ये बताओ आप, ठीक है। ब्लड आप देखते हो तो प्लाज्मा 55% होता है, 45% सेल्स होती है, ठीक है। प्लाज्मा 55% है, यानी प्रोटीन्स का लेवल, याद रख लेना आप दोस्तों। जब आरबीसी देखते हो, डब्ल्यूबीसी देखते हो, प्लेटलेट देखते हो, ये कितना होता है, ये टोटल 45% होता है, याद रख लेना दोस्तों। यानी आप एक अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हो तो 7 to 8% आप बॉडी वेट ब्लड होता है दोस्तों। आपके पूरी बॉडी मास का 7 to 8% जो होता है टोटल ब्लड होता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरी बॉडी मास इतनी है तो डेफिनेटली आपका जो पर्टिकुलर ब्लड का लेवल है आपके बॉडी में, आपको पता लग जाएगा 7 to 8% है दोस्तों, ठीक है। जब मैंने मेटाबॉलिक प्रोसेस बताया था तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिया था दोस्तों। मैंने बताया था कि आजकल के वातावरण में लाइव के स्टेट से जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट देखते हो तो आप देखते हो कि हम जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। भाई अब आप स्टूडेंट है, मान लीजिएगा आप स्टूडेंट हुए, आप गए हैं वहां पर पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए गए तो ठंडा गर्म जो भी, आपका कोई टाइम तो निर्धारित है नहीं, ठीक है, कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है। आप गए जॉब पे, ठीक है, जॉब पे भी कोई टाइम निर्धारित नहीं है। आप अगर कोई नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी हो तो वो तो राजा नौकरी है, टाइम से गए टाइम से घर आ गए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, भले वहां काम पूरा हो कि नहीं हो, पटक के भागते हो आप। लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले जाने देते क्या, ठीक है। जॉब वाले किसी की दुकानदारी, हम डॉक्टर्स हैं बैठे हैं तो पेशेंट बैठे थे क्या खाना खाने घुस जाओगे आप, नहीं ना। तो कुछ भी हम खाते हैं वो डाइजेशन के लिए जब जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना हमारी बॉडी में 4 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो यहाँ पर ब्लड की इंप्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, लिम्फ की इंप्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें खास तौर से याद रखना है स्टमक को, हमें खास तौर से याद रखना है इंटेस्टाइन को, हमें खास तौर से याद रखना है लीवर को, हमें खास तौर से याद रखना है पर्टिकुलर किडनी को। और सपोर्ट के रूप में, ब्लड और लिम्फ के सपोर्ट के रूप में पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमें याद रखना है हार्ट को। ये 5 ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली लिंक करते हैं इस पूरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रोसेस से दोस्तों। यानी जब आप स्टमक में खाना खा के रख देते हैं तो 3 घंटे तक स्टमक में रहता है दोस्तों, ठीक है। वो डाइजेस्ट करना शुरू करता है, एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और उसके बाद भोज्य पदार्थ को वो आगे की तरफ इंटेस्टाइन में बढ़ाता है, और इंटेस्टाइन से लिम्फ के रूप में जो प्रोडक्शन हो चुका होता है, लिम्फ के प्रोडक्शन के बाद एब्जॉर्ब करके लीवर में भेजता है, और लीवर तय करता है कि बाकी का कितना मटेरियल बॉडी में मैं रखूं और कितना मटेरियल वहां से बॉडी से बाहर निकालू, ये वहां पर तय करता है। और उसी के बाद में जितना भी न्यूट्रिशन एनाबोलिक प्रोसेस के अंतर्गत वहां पर कन्वर्ट होता है, यानी लीवर आपके जितने भी जरूरी तत्व होता है उनको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करता है, थोड़ा सा अल्टर करता है और उसको फिर बॉडी में पहुंचा देता है। तो जितना भी आपको न्यूट्रिशन लगता है वो आपका, वो सबसे पहले खुद के लिए रखता है ताकि जितनी भी एनर्जी, इम्यूनिटी का लेवल मेंटेन करे, और बाकी का पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है दोस्तों। आपको पता है ये चीज। अब जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा तो सोचिए कि सबसे पहले अगर एनाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत पहुंचाया तो न्यूट्रिशन पहुंचाया, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन दिया। लेकिन अगर किसी कारणवश वेस्ट प्रोडक्ट यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत बहुत ज्यादा पदार्थ चले गए तो क्या होगा,
मेटाबॉलिक वेस्ट को कैटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से तोड़कर आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यानी सबसे बड़ा तत्व क्या हो गया आपकी बॉडी में? लीवर। सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो गया? लीवर, जो आपकी बॉडी में एक प्रोसेसर के जैसे काम करता है। वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से आपके लिए न्यूट्रिशन तैयार करता है, और यही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाता है, और आपकी बॉडी में जाकर जितनी आपको जरूरत होती है आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उसमें जो सॉलिड प्रोटीन है, जो लिक्विड प्रोटीन है, वो सारा प्रोसेस वहां पर आपको डेवलप करता है। और उसी के बाद में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसको लेकर आता है और वापस जहां से भी बाहर निकालना होता है, स्टूल के रूप में, किडनी से यूरिन के रूप में, आप देखो फिल्ट्रेट करके वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात यहां पर जब पूरी ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है तो आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में क्या पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगी? क्या आप मानते हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की एक रेमेडी, अगर S1 की बात करें हम, क्या आपकी 37 रेमेडी, 38 रेमेडी या आपके 60 प्लस रेमेडी, आप मानते हो कि केवल जैसे P1 है, आप किसी भी ग्रुप के ले लो, मैं अभी आप बताओ ये इस सिस्टम पे काम करते हैं, मैं आपको 10 सिस्टम बता दूंगा जहां पर ये रेमेडी का काम होता है। ठीक है, आप पाइल्स की बात कर लो, मैं आपको पाइल्स में 2 उदाहरण बता देता हूं यहीं पर। जब आप बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक वहां पर आप एनस रीजन में मस्से देखते हो तो उसमें सबसे बड़ा रोल स्लास का होता है। कितने लोग मानते हैं इसको? ठीक है, ग्रेप्स के जैसे मस्से, जो अंगूर के जैसे मच्छे होते हैं एनस में, उसमें सबसे बड़ा रोल स्लास का होता है। अगर मैं ये कहूं ऐसे ही मस्से के साथ एनस में दरारें पड़ गई हो, ठीक है, क्या होता है? एनल फिशर। आप मुझे बता सकते हो ऐसी एनी वन ऑफ द मेडिसिन, अगर मैं कहूं स्लास के साथ वर्वन ऐड कर लो, आप मानोगे? डेफिनेटली वर्वन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू क्लियर दिस प्रोटोकॉल। यानी यहां पर आप देख रहे हो कि वर्ड्स है, मस्से है एनस में, लेकिन उसके साथ में दरारें पड़ी हुई, भपका चलता है, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, पेशेंट लेटरिंग करने के बाद, स्टूल के बाद और स्टूल के पहले बहुत ज्यादा पेन फील करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, घंटों तक उसको बर्निंग होती रहती है। अगर ये कंडीशन होती है, अगर ये 2 प्रोटोकॉल आपको मालूम, तो भाई कैसे मालूम है? जबकि वर्मन यहाँ थोड़ी काम करता हो, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है। तो भाई क्या एनस में म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती, रेक्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती, इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती, आपको पूरी बॉडी में जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां पर वर्मन काम करता है। याद रख लेना इस बात को। जो रेक्टम एरिया होता है, जो म्यूकस की फ्लोटिंग होती है, वहां पर आपका स्लास काम करता है। जितना रेक्टम की जितनी भी वेन्स होती है, उस वेन के परगेशन के लेवल पर, उस वेन के इनलार्जमेंट पर स्लास का काम होता है, और वेन का इनलार्जमेंट ही तो वहां पर मस्से डेवलप कर रहा है। अगर ये चीजें आपको आ रही है तो क्यों आ रही भाई? क्यों समझ में आ रही? आपको ये समझ में आ रहा है वहां पर वाइटेशन हुआ है। क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ भाई? कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ। तो भाई कॉन्स्टिपेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप तो यही बोलोगे ना, कॉन्स्टिपेशन नेगेटिव है, तो मेडिसिन आपको पॉजिटिव देना है। कोई सी भी मेडिसिन, चाहे आप स्लास को दे रहे हो, स्लास वहां पर डाइजेशन क्लियर कर देगा। ठीक है, ठीक है, मानते कर देगा। लेकिन आपको पता है कि स्लास अगर आप 30 डायल्यूशन में दोगे, तो उसको आप डायरेक्ट ऑन टंग दोगे तो वही 30 डायल्यूशन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आप वहां पर स्लास की ग्लोबुल्स बना लो, ग्लोबुल्स बनाकर 30 पोटेंसी में आप उसको चूसने को दे दो। आप S1 और 30, S1 30 और स्लास 30 की ग्लोबुल्स बनाकर चूसने में दे दो। आप देखना कितना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझ रहे हो। दोस्तों याद रखना, जब ब्लड का इंप्यूरिटी होता है तो इंप्यूरिटी होगा तभी डिसीज डेवलप होगा, डायरेक्टली कभी डिसीज डेवलप नहीं होता। तो भाई ब्लड की इंप्यूरिटी कैसे हो रही वो भी बता दो। मैंने आपको ब्लड का फंक्शन बताया। भाई ब्लड का फंक्शन क्या होता है? बॉडी के फूड सप्लीमेंट को पहुंचाना। बॉडी की प्रत्येक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे हार्मफुल मटेरियल को जो मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में बन रहा है, उसको लीवर तक पहुंचाना और वहां से उसको तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देना। हम क्या बोलते हैं? पाइल्स हुआ तो भाई पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। यू नो पोर्टल हाइपरटेंशन इज, ठीक है, याद रखना, जब यहां से जो हार्मफुल मटेरियल आपने ब्लड सर्कुलेशन से न्यूट्रिशन पहुंचा दिया हर सेल में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में, वहां पर वर्क हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसका यूज हुआ, यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया बनी, वो हार्मफुल मटेरियल फिर से जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन के माध्यम से लीवर में।
और लीवर में जाकर वहां पर कैटाबोलिक प्रोसेस के अंतर्गत उसको तोड़कर बाहर निकाला जाएगा, यानी थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़कर मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में स्टूल से, यूरिन से, स्किन से, स्वेटिंग के रूप में, जहां से भी निकालना है, जो पास का रास्ता होता है, जिस रूप में होता है, उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि ब्लड के कंपोजिशन में इंप्यूरिटी बढ़ी तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। पॉइंट को नोट कर लेना, जब भी कभी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, आप मान लीजिए कि ब्लड में इंप्यूरिटीज हो गई है, ठीक है। और जब ब्लड में इंप्यूरिटीज हो गई है तो आपको करना क्या है, क्लियर इंडिकेशन है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपको पता है कि बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस होती है बगैर ऑक्सीजन के हो सकती है क्या, नहीं ना। तब ऑक्सीजन कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, आपने जान लिया कि यहाँ पर बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस कम हो रही है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कम हो रही है, इसलिए ब्लड के कंपोजिशन में इंप्योरिटी बढ़ गई है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, यानी ब्लड इंप्योर हो गया। आप कौन सी मेडिसिन दोगे भाई, ऑफ कोर्स एंजाइटी को A1 A2 A3 में से एक सिलेक्शन करोगे आप, ठीक है। इसीलिए एटीपी बनाने में दिक्कत आएगी दोस्तों, जब आप वहां पर दोस्तों यहां पर इस प्रकार की प्रोसेस को आप वहां पर इस्तेमाल करोगे तो याद रखना ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, जिससे एटीपी बनने में दिक्कत आएगी, और जब एटीपी ही नहीं बनेगा, आपको एनर्जी ही रिलीज नहीं होगी, तो सेल के फंक्शन बढ़ेंगे या घट जाएंगे, ठीक है। सेल के फंक्शन कम हो रहे हैं, और जब सेल एबनॉर्मल तरीके से काम करने लगती है, जिससे हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो जाती है, दोनों के दोनों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। एंड दैट इज द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, टू नो व्हाट इज द पॉजिटिव डिसीज एंड व्हाट इज द नेगेटिव डिसीज। ये पूरी प्रोसेस है। जब आपकी बॉडी नॉर्मल वर्क कर रही है तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हेल्थी स्टेट में काम कर रही है। लेकिन जब आपकी बॉडी में जब सेल एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा काम कर रही है, लेकिन एबनॉर्मलिटी के साथ काम कर रही है, कभी भी आपके लेवल पर नहीं आएगा, वो हो गया हाइपर एक्टिव, यानी वो हो गया आपका पॉजिटिव वर्क, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर वो बहुत कम काम कर रही है, यानी ब्लड का इंप्योर हुआ, आप देखो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो सेल में जो न्यूट्रिशन आ रहा वो ऐसे ही आ रहा और जा रहा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, वो जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो आप मान के चलिए सेल में कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, कम एटीपी बनेगी, और एटीपी कम बनेगा तो सेल का फंक्शन, सेल को जितना काम करने के लिए एनर्जी है वो कम हो जाएगा, और जब सेल का फंक्शन कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो सेल एक एबनॉर्मल तरीके से काम करेगी, कभी ज्यादा काम करेगी कभी कम काम करेगी। जब ज्यादा काम करेगी वो हाइपर फंक्शन हो गया, जो कम काम करेगी वो हाइपो फंक्शन हो गया। इसीलिए दोस्तों यही वो कैरेक्टर है जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाते, व्हाट इज पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव। हम सीधे कहते हैं एक ऑर्गन जो जरूरत से ज्यादा काम करता पॉजिटिव, ठीक है, एक ऑर्गन जो जरूरत से कम काम करता वो नेगेटिव, ठीक है। वो इस तरह से समझिए, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको पता लग गई कि वहां पर जब हाइपर और हाइपो लेवल पर जाओगे तो वहां पर फंक्शन वहां पर डिस्टर्ब हो गए, और फंक्शन डिस्टर्ब हो गए चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, ठीक है। कई बार आप कहते हो ना यार इसका गुस्सा कई दिन इसको नुकसान कर जाएगा, वही होता है। एक दिन पता चला कि यार उसको अंदर जेल हो गई, क्यों हुई, तो यार उसने गुस्से गुस्से में किसी को मारा, मर गया, ठीक है, वो हाइपर फंक्शन हो गया, ठीक है। डायरिया हो गया, ठीक है, कौन से पार्ट का आप हाइपर फंक्शन देख रहे हो डायरिया में, ठीक है। इंसेनिटी हो गया, मेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। यहां पर आपको देखना है दोनों में अंतर आ जाएगा, डिप्रेशन में वर्क कम हो गया, मेनिया इंसेनिटी पागलपन हो गया, ज्यादा वर्क हो गया। क्या करोगे, एक में नेगेटिव देना, एक में आपको न्यूट्रल या पॉजिटिव देना, ठीक है। इसलिए याद रखना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस केवल फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी की स्टडी कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समझने का अंतर है बस। और आज हम लोग वहीं पीछे रह गए दोस्तों। नहीं तो मेरा ये मानना है, मेरे जितने मित्र BHMS है, मेरी जो रॉयल शिक्षा समिति है उसमें 12 डॉक्टर है, 12 के 12 BHMS है दोस्तों, एवरीबॉडी आर BHMS, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम छोटी से छोटी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आप केवल समझिए, केवल समझने की कोशिश कीजिए, प्रोटोकॉल तय करना, प्रोटोकॉल मत खेलिए, आप केवल समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप जिस दिन आपको एक सफर का रास्ता आपको मिल गया, मैं रास्ता हूं दोस्तों, मैं अपने आप को कभी बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं मानता हूं, मैं एक रास्ता हूं, मैं आपको रास्ता दे रहा हूं, ठीक है। हमारे जितने सीनियर साथी हैं वो रास्ता पा गए, अपना काम करने लग गए, आज उनको पलट के देखना नहीं पड़ता। बड़े बड़े प्रोटोकॉल, बड़े बड़े लोग
बड़े बड़े नेचुरोपैथिस्ट जो है आज इलेक्ट्रोमोपैथ के लेवल पर नाम कमा के बैठ गए हैं दोस्तों। इसीलिए आप देखिए हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं, जो पति था वो पत्नी को भी ले आया इस फील्ड में, जो पत्नी थी वो पति को भी इस फील्ड में ले आया। ये तो छोड़ दीजिए, कई पिता हैं जो बच्ची की शादी करके उसको भेजना चाहते हैं, वो भी पिता जो है बच्ची को लेके आया, नहीं आप इलेक्ट्रोमोपैथ करो, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर हैं, तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर समझना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रोमोपैथ को कैसे समझते हैं। अगर आप ब्लड पॉइजनिंग की बात करते हैं, ब्लड की इम्प्योरिटी की बात करते हैं, मुझे बता दो कैसे इम्प्योर हो रहा है। आपने पूरा समझ लिया क्यों होता है, लेकिन आप मुझे बता दो कि कैसे हो रहा है भाई, ब्लड की इम्प्योरिटी कैसे हो रही, ठीक है। आप जान रहे हो आज के समय में डिफरेंसेस क्या हो रहा है? क्या हमारे जो प्लांट पहले जो मदर टिंचर या स्पेजिक एसेंस इलेक्ट्रोमोपैथ में बन के आता था दोस्तों, क्या वो यहां पर उसी रूप में काम कर रहा है? आजकल तो जितनी भी कंपनियां हैं वो खुद के प्लांटेशन पैदा कर रही है, खुद ही प्लांटेशन उगा रही है दोस्तों। पहले तो आप नेचुरल प्लांट का उपयोग करते थे, आज तो आप कल्टीवेटेड कर रहे हो, तो कल्टीवेटेड में तो आप यूरिया भी डाल रहे हो, ठीक है, आप वहां पर अलग अलग केमिकल्स भी डाल रहे हो उसको डेवलप करने के लिए, तो क्या उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा? ऑफ कोर्स उनका बिहेवियर चेंज होगा। इसलिए आज के समय में देखो 2 प्लांट विलुप्त हो चुके हैं इलेक्ट्रोमोपैथ के, उनके सब्स्टिट्यूट प्लांट को मिला मिला के दवाइयां बना बना के दी जा रही है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना मोटिवेशन कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि हम कितना डिटेल स्टडी करेंगे तो उन प्लांट्स की कमी को कैसे पूर्ति करेंगे आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, जब आप ब्लड पॉइजनिंग का प्रोसेस देखते हो तो आप देखते हो पहले जब आप पर्टिकुलर समय में गुजारते थे तो आपको समय था, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ गई, बच्चा पढ़ने लग गया, या आप और मेरे ही देख लो, हम लोगों के पास पहले कम समय होता था, आज मतलब इतना ज्यादा समय हमको हमारी क्लिनिक में देना पड़ता है। पहले 2-4 पेशेंट में निकाल देते थे, आज ये कंडीशन है 40-50 का एवरेज पेशेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब 40-50 पेशेंट को देखना है तो क्या आप वहां पर इस अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर पाओगे, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप देखते हो कि यहाँ पर आप लेट नाइट सोते हो और लेट नाइट उठते हो, क्या आपकी बॉडी में, जब आपको पता है कि रिपेयर और हेल्दी स्टेट को मेंटेन करना वो नाइट में ही होता है, ठीक है। आपको पता है कि एंटीबॉडीज जितनी भी आपकी बॉडी में बनती है रात में बनती है, लेकिन आप तो 2-3 बजे रात तक जग रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है, फिल्में देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद में आप सोते हो तो क्या काम का? क्योंकि जब आपको 2 से 3 बजे के बीच में एवरेज आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है, उस समय तो आप सो रहे हो, ठीक है, उस समय आप सोने की कोशिश कर रहे हो। इसी कारण आप देखो एंटीबॉडीज बनेगी क्या? उतनी नहीं बनेगी जितनी उसकी बीमारी के रोकथाम के लिए आपको जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिक साइंस है दोस्तों। इसीलिए आज के समय में आप देखो बोलते हैं यार इसका रेजिस्टेंट पावर कम हो गया, क्यों हुआ भाई? ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपने? आप यही चीज देख रहे हो आप, कि यही चीज आपको वहां पर नेगेटिविटी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, और यही कारण है आपका रेजिस्टेंट पावर फेल हो गया। और रेजिस्टेशन पावर, आपका रेजिस्टेंट पावर जब फेल हो गया तो आपकी बॉडी में लीवर काम कैसे करेगा? ठीक है, लीवर पे तो बहुत लोड हो गया, अभी लोड कैसे आप उसको रिलीव करोगे दोस्तों? इसीलिए याद रखना, ये ब्लड इंप्योरिटी को डेवलप कर देगा, और जब ब्लड में इंप्योरिटी डेवलप हुई तो जब तक आप ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करोगे, आप कैसे काम कर पाओगे दोस्तों? कैसे काम करोगे? ऑफकोर्स नॉट, आप कर ही नहीं पाओगे दोस्तों। इसीलिए कई लोग होते हैं नाइट वॉचिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। यदि आप रात में ज्यादा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पर वर्क करते हो, ज्यादा समय आप किसी पढ़ने में गुजारते हो, आप ज्यादा समय आप वहां पर इस प्रकार के वर्क करते हो, आपको पता है आजकल बार बार एनीमिया क्यों होता है? पता है आपको एनीमिया क्यों होता है? बिकॉज आप किडनी को वर्क ही नहीं करने देते हो, उसको रेस्ट ही नहीं करने देते हो, हार्ट को रेस्ट ही नहीं करने देते हो। अगर ये दोनों मेजर ऑर्गन जो एनिमल वर्क करते हैं, और एनिमल वर्क करने पर किडनी से बनने वाला जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो नहीं बनेगा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा, या बिल्कुल कम बनेगा। अब कम बनेगा तो आप मुझे बताओ बोन मेरो से आरबीसी कैसे प्रोडक्ट कराओगे आप? ठीक है, इसी कारण से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम बनता है, कम बनता है तो आरबीसी कम बनेगी, आरबीसी कम बनेगी तो आरबीसी से जुड़ के तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ठीक है। अब आपकी पूरी बॉडी में आरबीसी कम बन रही है, कम ऑक्सीजन जुड़ रहा है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन कम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे आप ब्लड को इंप्यूरिटी से बचा पाओगे? ठीक है, इसीलिए किडनी कम हार्मोन बना रही है, आप देख रहे हो कि वहां पर आपकी बॉडी में हार्मोन कम बन रहा है, ग्रोथ डिस्टर्ब हो गई, और ग्रोथ डिस्टर्ब हो गई तो क्यों हुई? क्योंकि ब्लड इंप्योर हो गया।
ब्लड में वास्टिंग मटेरियल ज्यादा हो गया, न्यूट्रिटिव मटेरियल कम हो गया। ठीक है, अब वास्टिंग मटेरियल ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, लेकिन न्यूट्रिटिव मटेरियल कम है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो वही प्रोसेस शुरू हो गई। सेल में कम ऑक्सीजन के कारण कम ऑक्सीजन पहुंचेगी, एटीपी कम बनेगी, ऑक्सीडेशन कम होगी, एनर्जी कम होगा, सेल का हेल्थ रिपेयर कम होगा। आप देखो सेल एबनॉर्मल तरीके से काम करेगी, कोई हाइपर कोई हाइपो में चली जाएगी। यही तो कारण है। आप देखो फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, यानी ब्लड इंप्योर हो गया। कौन सी मुश्किल चीजें समझने की दोस्तों, बहुत इजी है, आप लोग तो समझ गए। ठीक है, आप देखो कई बार ऐसा होता है कि आप लेट सो रहे हो लेकिन सुबह तो आपको वहीं जाना है, जल्दी जाना है। ठीक है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं पर जाना है। लेट सोना और जल्दी जग जाना, क्या आपके बॉडी और माइंड को कंप्लीट रेस्ट मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, अब कंप्लीट रेस्ट नहीं मिला तो क्या आप अनइजीनेस फीलिंग नहीं करोगे? ठीक है, आपके लिम्बिक सिस्टम में या आपके ब्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना एग्जिस्टेंस सेल कर पाए। यही कारण है, आप देखो मेंटल डिसीजेस आजकल बहुत कॉमन देखने को मिल रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एग्रीनेस, इरिटेबिलिटी, ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस। और इसी कारण से कई बार ऐसा होता है, चलो हम इसको भी एक तरफ रख देते हैं, कई बार ऐसा होता है जल्दीबाजी के चक्कर में क्या आप खाना खा पाते हो? चल ठीक है यार, आज टाइम नहीं मिला, सुबह नहीं, हम शाम को खाएंगे। ठीक है, आपने खाना नहीं खाया। पहली बात तो आपने बॉडी में इतना डैमेज पहले ही कर लिया, और ऊपर से आप कह रहे हो कि अब मैं नाश्ता भी नहीं करूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अब आप मुझे बताइए कि जब आप बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं दे पा रहे हो तो पहले ही मेटाबॉलिक वेस्ट होके आपका ब्लड इंप्योर हो गया है ना, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जब बॉडी में एनर्जी नहीं है तो वहां पर वर्क कैसे करोगे आप दोस्तों? इसलिए आपको एनर्जी के लिए वर्क भी नहीं करना पड़ता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन आप सोचो कि ब्लड में इतनी इंप्योरिटी भरी हुई है और आपने डैमेज कर दिया सर को। ठीक है, और यही कारण है, आप देखो लगातार इम्यूनिटी डेवलप होती जा रही है लो। आप देखो पहले के लोगों को 70-80 साल में बाल सफेद होते थे, अभी देख लो आप क्या हो रहा है। ठीक है, विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, फलाने तत्व की कमी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, वो देखो मल्टीविटामिन ले रहा है, एंटीऑक्सीडेंट ले रहा है, जमाने भर की चीजें खा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों। टेंशन डेवलप होना, स्ट्रेस में रहना, बॉडी का काम सही नहीं कर पाना, ये सारा कंडीशन इसी से लिंक होता है। भागा दौड़ी जल्दीबाजी, आप ब्लड को और ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटी करते चले जा रहे हो ब्लड के लेवल पर। ठीक है, आप न्यूट्रिशन ही नहीं खा रहे। अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो तो क्या, हाँ चल घर का खाना छोड़ दे, मैं वहां होटल में खा लूंगा। आप क्या कर दे, पोहे खा लिया, कचौरी खा ली, समोसे खा लिए, आपने होटल में खाना खा लिया। बहुत शुद्ध खाना है वो तो, पता चला 3 दिन पहले की ग्रेवी को मिक्स करके बना के दे दिया गया। ठीक है, आप जंक फूड खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बैक समोसे, हा, मंचूरियन खा रहे हो। ठीक है, आप वहां पर तरह तरह के फेवरेट चिली पनीर खा रहे हो, जमाने भर का उसमें जो केमिकल डला हुआ है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है? जब आप देख रहे हो कि वहां एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस लीवर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर रहा है। मतलब पहले ही आपको एक तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, एक तो आपकी बॉडी में ब्लड ऑलरेडी इंप्योर पड़ा हुआ है, और आप देख रहे हो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। भाई मेटाबॉलिज्म क्या करता है, न्यूट्रिशन को आपके बॉडी में पहुंचाता है, तब आपको एनर्जी होती है। मेटाबॉलिक वेस्ट को लीवर में कैटाबॉलिक प्रोसेस से गुजार कर बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है, और आप मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हो। और इसी कारण से देखो शरीर में डिसीज डेवलप होने का जो मेन कारण है, यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसलिए मैंने कल आपको ईमानदारी से परसों के दिन आपको एक कारण बताया कि आज के समय में हिंदुस्तान में 80 to 85% डिसीज इसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के डिस्टर्बेंसेस के कारण हो रही है। और ये सबसे बड़ा साइंस है इलेक्ट्रोमैथ का, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड द ब्लड इज द कॉजेस ऑफ डिसीज। मैंने पूरा प्रूव करके बताया आपको, एक एक वर्ड अगर सही है तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। इसीलिए आप जो शरीर में डिसीज डेवलप हो रही है, आप देखो इरेगुलर डेली रूटीन इसका बहुत बड़ा स्रोत होता है, यानी ब्लड में इंप्योरिटीज बढ़ाने का काम देखो आप। ठीक है, आप किसी भी शहर को उठा के देख लो, अहमदाबाद को ले लो, बॉम्बे को ले लो, जितने भी बड़े, हमारे इंदौर को ले लो। ठीक है, आप देखो ब्लड में इंप्योरिटीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी ज्यादा हो गया। अब दिल्ली को ले लो आप, आए दिन आता रहता है, इतना इंडेक्स हो गया, उतना इंडेक्स हो गया। ऑलरेडी आप इसी प्रकार के ब्लड की इंप्योरिटीज को पहले ही पाले हुए हो। ठीक है, और ऊपर से ये कंडीशन एटमॉस्फेयर के लेवल पर आ गई, तो आप मुझे बताओ, क्या आपकी बॉडी इतनी सब चीजें से जो आपकी खुद की पैदा की हुई है उसकी इंप्योरिटीज खुद डेवलप हो रही है, और ऊपर से एटमॉस्फेयर की भी इंप्योरिटीज आपके बॉडी में आ गई, आप खूब स्मेल कर रहे हो।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से खूब ले रहे हो। अब मुझे बताओ, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कह रहे हो कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम है, वहां भी ऑक्सीजन लेवल कम है, वहां भी पोल्यूटेड गैसेस आप ले रहे हो। आप मुझे बता दो कैसे आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करोगे भाई। ठीक है, इसीलिए अब देखो आए दिन आपको, पहले कभी हमने नहीं देखा, हमने कभी जिंदगी में एक ने नहीं देखा, हमको कभी फुंसियाँ नहीं हुई, आज देखो कितनी हो रही। आज पेशेंट को देखो, जो पेशेंट आता वही कहता मुझे इरिटेशन हो रहा। आप देखो बॉडी में पस्ट्यूल होना, रेशेस होना, रिंगवर्म होना, एक्जिमा होना, ये सब कहां से आ रहा है दोस्तों। आप देखो बूढ़े पहले ही बुढ़ापा आ जा, समय से पहले व्रिंकलिंग ऑफ फेस डेवलप हो रहा। आप पेशेंट को देखो, जिसको देखो वो बोलता है मुझे हेडेक। आजकल आज मेरे पास 4 साल का बच्चा है कि साहब इसको तो 15 दिन से इतना हेडेक हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। डब्ल्यू का D4 स्मेल करा दिया, 5 मिनट में बोलता हंसता खेलता नहीं मेरा तो सिर दर्द बंद हो गया। अब आप इससे क्या समझते हो दोस्तों? इट्स अ मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। ठीक है, स्मेल थेरेपी इज अ मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विच इज डेवलप्ड बाय आवर EH फैमिली, जिसको हमारी EH फैमिली ने गर्व से कहता हूं हमने मिलकर उसको इजाद किया है दोस्तों। और इसी कारण से आपको बता रहा हूं, वीकनेस होना, मसल्स क्रैम्प होना, आई साइड का वीकनेस होना, स्पिनिंग ऑफ हेड, वर्टिगो होना, लॉ एफिशिएंसी होना, जल्दी थक जाना दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे बड़ा कारण है जो ब्लड के इम्प्योर होने के कारण होता है। और यही ब्लड जब जहां पर जिस जगह पे जाता है वहीं तक जाता है, और ब्लड से जब लिम्फ छन कर आता है और छन कर लिम्फेटिक चैनल के माध्यम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जहां पर ब्लड न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाता वहां पर लिम्फ पहुंचाता है। तो सबसे पहले आप मान के चलिएगा, पूरी बॉडी में सबसे पहले ब्लड अफेक्टेड होता है, और ब्लड अफेक्टेड होगा तो ही एक्यूट डिसीज होती है। और जब धीरे धीरे ब्लड अफेक्टेड हो रहा है और उसके बाद में सब एक्यूट डिसीजेस डेवलप होती है, वही लिम्फेटिक चैनल को अफेक्टेड करती है, और सब एक्यूट डिसीजेस के कारण ही लिम्फेटिक चैनल अफेक्टेड होता है। यानी ब्लड को प्यूरिफाई करो, लिम्फ ऑटोमेटिक प्यूरिफाई हो जाएगा, लिम्फ को प्यूरिफाई करो, ब्लड ऑटोमेटिक प्यूरिफाई हो जाएगा। इसीलिए ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफिकेशन ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे मेटी जी हैं, हमारे NL सिन्हा जी, हमारे बलदेव सक्सेना जी है, और भी उनके बाद के जितने रिसर्चर्स हैं, सबका एक ही कहना है कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दो, डिसीज को प्यूरिफाई हो जाएगा। हर प्रकार के डिसीज को प्यूरिफाई कर दोगे। कैसे कर रहे हो ये भी मैंने आपको बताया, कैसे डेवलप हो रही है। केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी को समझ लीजिएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने आपको नक्स भूमिका बताया, पूरा डिटेल मैंने बताया आपको, ठीक है। इसलिए मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूं फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बिहाफ पे। हम जब पढ़ते हैं, हमारा जो 16 महीने का जो कोर्स डिजाइन किया गया, 4-4 महीने का, इसीलिए ऐसा डिजाइन किया गया। हम पहले 4 महीने में केवल प्रोटोकॉल बनाना सीखते हैं। मैं कभी किसी को प्रोटोकॉल नहीं बताता हूं, मना कर देता हूं कि आप कॉल नहीं कीजिए, ठीक है। आज मुझे सुबह से 13 लोगों के कॉल आए, मैंने सबको मना करा कि भाई प्रोटोकॉल मांगना हो तो मेरा ग्रुप छोड़ दो। मैं कहता हूं 4 महीने वेट करो, खुद बनाओ प्रोटोकॉल, ठीक है। 4 महीने में मैं, मेरे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, सारे डॉक्टर्स को मैंने इस लायक बना दिया है। जो कमियां थी उनकी ढूंढ ढूंढ के निकाल के मैंने गायब करवा दी। आज ये कंडीशन है कि छोटा सा छोटा डॉक्टर भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल को प्रूफ कर रहा है, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो किसी पैरालिसिस के लेवल पर हो। हम तो सेरेब्रल एट्रोफी को भी चैलेंज देने लग गए, सेरेब्रल पॉलिसी में भी हम बच्चे को इस काबिल बना दिया। क्यूर नहीं कर रहे हैं, हम कभी नहीं कहते दावा क्यूर कर रहे हैं, हम कभी कैंसर को क्यूर नहीं कहते हैं, लेकिन हम 60 से 70% ऐसा कर देते हैं, पेशेंट 10 साल 20 साल अपनी लाइफ को बढ़ा देता है और बिना किसी तकलीफ के बढ़ाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि हम इस साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं हम 25% से ज्यादा नहीं जानते, लेकिन 25 तो जानते हैं ना, उसको तो अब ना अजमाए। अगर उसको अजमाएंगे जब तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। अगर हमें पहले ही सीखने को मिल गया होता तो आज हम कहाँ होते दोस्तों, आप कहाँ होते, हम कहाँ होते, आज ये वाले कहाँ होते, टॉप मोस्ट रैंक पे होते दोस्तों, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, आज कर रहे हैं हम लोग। और यही कारण है दोस्तों, हमारे कुछ सीनियर्स बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े काम। और यही कारण है, हमने ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल, मैं इसीलिए क्लियरली कहता हूं, कोई मेरे पास आके बोलता है डायबिटीज आप क्यूर कर सकते हो, मैं कहता हूं पहले तू लिख के दे दे, मैं तो क्यूर कर सकता हूं, तू लिख के दे दे कि मेरा ट्रीटमेंट जब तक चलेगा मैं चलाऊंगा, मैं फ्री में देता हूं तेरे को, ठीक है। लेकिन जब तक मैं चलाऊंगा तब तक तेरे को लेना पड़ेगा। वो खुशी खुशी लिख के दे देता है, और लिख चेक भरवा लेता हूं कि तेरे को ठीक करूंगा, उसके बाद ही पैसे लूंगा, ठीक है। डायबिटिक इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर आपने मेटाबॉलिज्म करेक्ट कर दिया, जो मैंने बताया उसको करेक्ट करा दिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मल हो गई, डायबिटीज ऑटोमेटिक चला जाता है। हमारे ग्रुप के कई सीनियर हैं जो खुद के ऊपर डायबिटीज के लेवल पर प्रूफ ले चुके हैं।
मैं चाहूंगा कि आप लोगों को गाइड करें, वो बताएं, वो खुद बता देंगे आपको, ठीक है। जब आप हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हो, मैंने अभी कहा ना मेटाबॉलिक स्लो हो रहा, तो मेटाबॉलिक स्लो हो रहा है जब तो हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो रहा है, हाइपर मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ रहा है, हाइपर एक्टिव हो रहा है, जब तो आपका हाइपर थायराइडिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है। जब आप किसी भी डिसीज में यूरिक एसिड देख रहे हो बढ़ा हुआ, क्यों हो रहा है, ठीक है। कई डिसीज में बता सकता हूं, हाइपरटेंशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस को आप करेक्ट कर दीजिए, हाइपरटेंशन गायब हो जाएगा, कभी भी जिंदगी भर मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं। लेकिन पेशेंट क्या होता है ना, उसके दिमाग में केवल एलोपैथ घुसा हुआ है, मॉडर्न साइंस घुसा हुआ है, ठीक है। वो ये नहीं समझता कि हम कह रहे हैं कि तेरी डिसीज परमानेंट क्योर होगी, इतना समय तो दे दे हमको, इतने सालों से तो डिसीज पाले बैठा है, उसको करेक्ट करने में थोड़ा तो समय दे। जब आप उसको फिजिकल मेकअप को करेक्ट करते हो, तब जाकर आपका पूरा टेम्परामेंटल बैकग्राउंड के लेवल पर जब आप उसको बैलेंस कर देते हो, आपसे बड़ा अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूं दोस्तों। हमारे लेवल पर केवल एक चीज मुझे समझ में आती है, कंपनियां पेटेंट बनाकर पेटेंट को बहुत ज्यादा यूज कराती है, लेकिन आप डिसाइड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या आप पेटेंट चेंज कर सकते हो? आप पेटेंट से पोटेंसी चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पेटेंट का एक नियम स्थान बनाइए, उससे ज्यादा नहीं। पहले आप खुद बनाना और समझना सीखिए कि मुझे इसको इस प्रोटोकॉल पे काम करना है, और जब आप उस प्रोटोकॉल के लेवल पर काम करना सीख जाओगे, आपको क्या जरूरत है भाई, आप खुद बनाओ ना प्रोटोकॉल, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी पेटेंट की जरूरत नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये पेटेंट चाहिए, आप उस पेटेंट को यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग सैंग्वाइन और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सर जी नमस्कार। हेलो नमस्ते सर। सर जी S130 SLR30 को मिला करके दे सकते हैं या अलग अलग? थैंक यू मनीष जी, बहुत अच्छी क्लास रही। जी ग्रेवाल सर जी, इनको अलग अलग देंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। जी कौशिक सर, बहुत दिनों बाद आवाज सुनी आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जेठानी जी। जी सर जी थैंक यू सर। जी कौशिक सर। तो एक्चुअली एक चीज जानना था मैं, इसको थोड़ा डाउट मेरा रहता ही है। आप जहाँ डिस्कशन हुआ जो इसकी डायरिया केस हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डायरिया में हाइपर ज्यादा जाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कम होता है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है फ्लूइड को और डायरिया जाता है। तो उस कंडीशन में हम पॉजिटिव। कौशिक सर एक बात रोकूंगा आपको, डायरिया जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के डायलेटेशन के कारण होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है सर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कम हो गया ना सर, तो इसको हम पॉजिटिव समझेंगे कि नेगेटिव समझेंगे? कॉन्स्टिपेशन इज अ नेगेटिव डिसीज। हाँ जी, डायरिया पॉजिटिव नेगेटिव? डायरिया का जब लेवल आप देखोगे सर, डायरिया जब आप वहां पर टेबल प्रैक्टिस में देखोगे, डायरिया इज ए पॉजिटिव, ठीक है, बट कॉन्स्टिपेशन इज नेगेटिव, ठीक है। दोनों चीज को यहाँ पर समझिए आप। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है कि इंटेस्टाइन का वर्क नहीं हो रहा, और डायरिया क्यों हो रहा है कि हाइपर वर्क हो रहा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में इतना वाटर होता ही नहीं कि इतनी बार गशिंग करके निकले, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के डायलेटेशन होने के कारण बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकलता है। यस सर। अच्छा सर, एक प्रोटोकॉल अभी बतलाया सर, C1G वाला जो एंटीबायोटिक्स है, सर्दी खांसी बुखार सब में चला सकते हैं एज एंटीबायोटिक सर? बिल्कुल चला सकते हो, मैंने तो आपको बता रखा है सर। सर S1 या कोई सा भी D30 बनानी है तो सर किस हिसाब से बनानी है सर? जी थोड़ा सा आवाज बनानी है तो सर ये आपने बताया C1G, ये कौन से डाइल्यूशन में बताया था सर? D5 में, सेकंड या D5 में, ऑर्गेनो बूस्टर D5 जी? ठीक जी। क्या बात है विनोद सर, स्मार्ट लग रहा हो, डीपी चेंज कर लिए? हाँ देखो यार, उम्र बढ़ा दी सर ने आज, जवान से अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए। वही तो सिंथेसिस ले रहे हैं सर जी देखो गंगाधर सर, सिंथेसिस सेकंड डायलेशन WE ले रहे हैं लगातार, रेगुलर है सर वो तो। जी बहुत बढ़िया सर, ये देखो, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रहा है सर मेरा। क्लिनिक पे 100 ml बना के रखा है सर, दिन में 3-4 बार ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया हेलो सर। सर।
जी जय मैटी सर जी। जय मेटी दीपक सर। सर मेरे पास आज मैनिया डिसऑर्डर का पेशेंट आया, एक डिप्रेशन का। जी मैनिया और डिप्रेशन दोनों था सर उसको। जी सर जो हैवीनेस उसको हो रहा था, मैंने उसको S12C1 का सर स्मेल किया, जी D4 10 ड्रॉप ईच D4 में डाल के, जी सॉरी 30 ml में डाल के सर। जी सर विद इन 10 मिनट में उसको जो हैवीनेस हो रहा था ना माइंड पे, वो एकदम जी क्लियर हो गया। वेरी गुड। और जर्नल टॉनिक D5 में C1 मैंने उसको दिया सर। जी दूसरा सेकंड सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन और WY दिया सर उसको मैंने। जी सर वो नमस्ते बुल्लर मतलब 15 सर। मिनट में जो गया मेरे पास से सर, वो जी सर 15 मिनट में जो उसकी जो बातें थी ना पहले, और जी बाद में 15 मिनट बाद गया वो, तो बहुत जी सारे चेंजिंग थे सर। बिल्कुल चेंजेस आएंगे दीपक सर। यदि हमने लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तो अपना सीएनएस चल रहा है, जिस दिन कंप्लीट Yes, होगा ना उसके बाद देख लीजिएगा आपकी मास्टरी। अभी तो आपने मतलब ये समझ लो 4 आने पढ़ाई करी है, 8 आने और 12 आने के yes, sir. हाँ, तब मजा आएगा देखना प्रैक्टिस करने का। ठीक है ना, मानते हो कि नहीं इस बात को? Yes, sir. बिल्कुल करते जाओ, पलट के मत देखो बस। सर जी बुल्लर सीएनएस सर आप ब्रेन में अगर Thank you, सेट हो sir. जाता है ना, जी तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। ये देखो विनोद सर ने बात को बहुत एक ही वर्ड में सब खत्म कर दिया कि आपने अगर बॉडी के लेवल पर वर्क करने का नेगेटिव सिद्धांत को समझ लिया ना, नर्वाइन लेवल को, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप परफेक्ट हो। जी बुल्लर सर आप कुछ कह रहे थे? सर अभी आजा आपको फीडबैक देना चाहेगा जी किडनी फेलियर का। हेलो। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। जी अभी मेरे पास केस आया था, इसीलिए मैं क्लास में लेट आया हूँ। जी जी अक्यूट किडनी फेलियर का आया था जी और नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम थी। किडनी के दोनों का साइज बहुत बड़ा हुआ है जी और 24 घंटे से यूरिन रुका हुआ था, स्टॉप था बिल्कुल। जी 10 ml से ज्यादा नहीं आ रहा था। जी उन्होंने पहले लैसिस इंजेक्शन भी लगवाया था, टैबलेट भी ली थी। जी अभी जब मेरे पास आया तो मैंने सीधी उनको 10 ml दी S6 अपनी, जी और उसके 15 मिनट बाद काफी खुलकर यूरिन आ गया उसको। वेरी गुड सर बुल्लर सर, बहुत मजा आ गया। देखिए विनोद सर, वेरी नाइस, S6 वेरी का नाइस। 10,000 का सिंगल डोज, बिल्कुल इट्स अ ग्रेट बिल्कुल आइडिया। मैं कह रहा हूँ सीधा बिल्कुल सर। लिम्बिक सिस्टम पे काम कर लिया। कौन कहता है कि पॉजिटिव देने की जरूरत है? आपने डायरेक्ट नर्वाइन से काम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से काम करा लिया। हेड्स अप बुल्लर सर, मजा आ गया। बस जी ये आपकी गाइडेंस है। अरे सर वर्क आपका है, मैं तो क्योंकि केवल रास्ता बता रहा हूँ। देखो पेशेंट आप घबराहट महसूस कर रहा था, बीपी काफी बढ़ा हुआ था, जी इसलिए मैंने सोचा कि ये नर्वाइन सिस्टम से काम ले तो अच्छा है पहले। पूरा बिल्कुल फंक्शन उसके सेट बाद कर दिया आपने S6 देकर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बाकी बढ़िया उसको प्रोटोकॉल दे दिए बाद में साथ में वो। जी जी बहुत बढ़िया सर, थैंक मजा आ गया, अब बहुत बढ़िया। अब तो ऑर्गेनो बूस्टर C6 का दे देना डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया, वो तो मजेदार साथ में है। बाकी स्टार्ट कर दिए। जी जी बहुत बढ़िया सर, हाँ बहुत सर, बढ़िया। ये कार्तिक बोल रहा हूँ, जी डॉक्टर कार्तिक बेंगलोर से। जी कार्तिक सर। सर आपने तो पूरा मेडिकल फेटर्निटी का पिटारा खोल दिया। बिल्कुल खोला है सर। मेरा 16 महीने के बाद, जो अभी पिछली क्लास थी 16 महीने की जगह 22 महीने चली है सर। जी डीप तो कभी सोचा नहीं था जी और इतना डीप कभी स्टडी भी नहीं किया था, जी मगर जो चीज आपने बताया है जी ये बहुत लोगों को यूज होगा। बिल्कुल होगा सर। हमारे ये डॉक्टरों को मालूम ही नहीं है कार्तिक सर कि इतना डिटेल में हम ये को पढ़ सकते हैं और इतना डिटेल में ये को साथ में लेकर चल सकते हैं। और जिसने भी चला है ना, वो पलट के नहीं देखेगा सर। हमारे कुछ इतने मित्र हैं, डॉक्टर शैलेन चौहान, आपको बिलीव नहीं होगा, हमको गर्व होता है ऐसे डॉक्टरों पे। 1.5 से 2 साल में आज उन्होंने 2.25 करोड़ का एक एलोपैथ हॉस्पिटल खरीद लिया है। ठीक है, ग्रेट। इसके बल पर। बहुत कम लोग हैं सर ऐसे, बहुत कम लोग हैं। जी सर पैसा कमा सकते हैं, हॉस्पिटल कमा सकते हैं, सभी कमा सकते हैं, बिल्कुल, नाम मगर भी कमा सकते हैं सर। हाँ सर, मगर बिल्कुल, पेशेंट को एजुकेट कौन करेगा? पेशेंट को तो बहुत मुश्किल है सर। हाँ पेशेंट जैसा झूठा इंसान कहीं नहीं मिलेगा सर, आपको। पेशेंट अभी सर कैंसरस ऐसा पेशेंट है। अभी एग्जाम्पल सर के लिए मैं कैंसरस पेशेंट का एक डिस्कशन करूंगा आपके साथ। जी कैंसरस पेशेंट का एक हैबिट होता है, वो रात को लेट से सोता है। जी
जी किडनी जो है कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल है सर। हाँ सर। सर तो जो रात को लेट से सोता है उसको तो कैंसर होगा ही होगा, बिल्कुल होगा सर। उसका लाइफ 100%। पैटर्न तो चेंज नहीं करेगा। जी हम कितना मेडिसिन देंगे सर? जी, पैटर्न नहीं चेंज होगा तो उसका डिसीज तो क्लियर होगा ही नहीं। इसीलिए तो हम लोग सबसे ज्यादा वहां पर बात करते हैं सर। हम लोग टीचिंग करते हैं तो यही चीज समझाते हैं। हम लोग कैंसर हार्ट ज्यादा काम करता है तो वो दिन में सोता है, जी किडनी ज्यादा काम करता है तो वो रात में सोता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। रात में कम सोता है और दिन में ज्यादा सोता है। बिल्कुल, ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात है सर। हाँ सर, इस चीज को जो समझेंगे 5 एलिमेंट्स जी के थेरेपी से, इस चीज को जो समझेंगे वो ट्रीटमेंट 100% करेंगे। मगर हम सर एक बात बताऊं मैं कार्तिक सर, जब इलेक्ट्रोमेपैथ में 5 एलिमेंट्स की बात आती है ना, तो इलेक्ट्रोमेपैथ के बहुत सारे सिद्धांत चेंज हो जाते हैं। इसलिए 5 एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लागू नहीं करता ईएच में। ईएच में बहुत सारी चीज अलग काम करती है, 5 एलिमेंट्स के लेवल पर बहुत अलग काम होता है, बहुत सर, अलग। मैं उसी एंगल से देखता हूँ। तो मुझे वो जो पेशेंट सफर हो रहा है, किस चीज से सफर हो रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब कुछ मालूम होता है सर। बिल्कुल होता है सर वो। हाँ सर, इस चीज के ऊपर हम तो प्रोटोकॉल रेडी कर लेंगे, सभी ट्रीटमेंट दे देंगे, मगर क्योर होने के तो उनका ही हाथ में है। वो लाइफ स्टाइल भी चेंज नहीं करेंगे तो क्योर कैसे होगा? वो तो संभव नहीं है सर। हम लोग तो पहले से बोल देते हैं, गाइड करते हैं पहले से। अगर उस पेशेंट चीज को को समझ हमें में आता है तो हम परमानेंट क्योर के लिए हम लोग फाइट करते हैं, मगर पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता है, वही तो प्रॉब्लम है सर। हम लोग लाइफ स्टाइल पे पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद ही हम कैंसर का ट्रीटमेंट देते हैं उसको। पहले मैं उनसे लिखवाता हूँ कंसाइनमेंट लेटर, उसके बाद उनको बोलता हूँ कि आप मेरे हिसाब से चलोगे तो लो ट्रीटमेंट, नहीं तो वो रास्ता है, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं भगा देता हूँ। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जी बहुत वेरी थैंकफुल सर। Hi जी sir, जी कार्तिक सर जी। Kaisar from Chennai, acupuncturist. जी जी कैसर सर जी। Amazing class sir today. Thank you so much. जी सर। अब इस acupuncture clinic में जी सर। इस मेडिसिन को रखने के लिए कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा सर हमको? ना ना ना, कुछ नहीं लाइसेंस की जरूरत है सर। अभी इलेक्ट्रोमेपैथ की गवर्नमेंट मान्यता नहीं है। अभी एजुकेशन के लाइन में आप हर चीज का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अभी एजुकेशन के लेवल पर आप काम कर रहे हो, आप वहां पर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो इलेक्ट्रोमेपैथ के लिए, इसलिए आप अभी कोई भी परिधि में बंधे हुए नहीं हो। ठीक है, इसलिए आप आराम से आसानी से जितने मेडिसिन रखना चाहे आप रख सकते हो। ठीक है, अमेजिंग सर, लेकिन याद थैंक यू सो रखिएगा, मच। ईच डॉक्टर ईच में काम कर रहे हैं तो आपके पास एलोपैथ मेडिसिन नहीं होना चाहिए। अगर एलोपैथ मेडिसिन होती है तो आपके खिलाफ अगेंस्ट जो केस होता है वो आपके खिलाफ जाता है। ठीक है, हमारे कई डॉक्टर्स के यहाँ छापे डले दो सर, लेकिन किसी के यहाँ भी इलेक्ट्रोमेपैथ के अलावा कोई मेडिसिन मिली नहीं, तो उनको बकायदा तहसील से बकायदा उनको जो स्वास्थ्य विभाग से सर्टिफिकेट मिला कि यू आर क्वालिफाइड इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर, यू कैन प्रैक्टिस ओनली ऑन इलेक्ट्रोमेपैथी। सो आपको हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमेपैथी प्रैक्टिस करने की मान्यता देते हैं, आप करिए, आपको हम रोकेंगे नहीं। लेकिन आपने आईवी फ्लूइड चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया और उन्होंने देख लिया तो आपको वो रख लेंगे। ठीक है ना जी खुशबू मैम? जी थैंक यू सर। सर एक फीडबैक देना था। जी खुशबू मैम सर मेरे पास एक 60 इयर्स ओल्ड आदमी आए थे, उनको जो था 26/11 को डायबिटीज उनकी चेक की थी, 265 आई थी पीपी और फास्टिंग आई थी 185 जी और उनका HbA1c था वो 9.1 था जी। सर मैंने उनको डायबिटिक ड्रॉप और मेटाबॉलिक ड्रॉप और जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक और साथ में उनको अदर डिजीज थी उसके अकॉर्डिंग भी मेडिसिन दी थी। जी तो सर उनकी आज की रीसेंट कंडीशन, आज फास्टिंग उनकी आई है 150 और पीपी आई है उनकी 180। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर सर मैंने इसके साथ ना उनकी एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करवाई है, क्योंकि उनको वो 30 साल से वो मेडिसिन खा रहे थे। हाँ, धीरे धीरे बंद कराइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। एलोपैथ मेडिसिन खाने के बाद भी तो शुगर उनकी बढ़ी हुई थी, आपने मेडिसिन धीरे धीरे करके वो शुगर उनके 100 बिलो 100 चली जाएगी, उनको चक्कर आना चले जाएंगे तो वो खुद ही कहेंगे कि भाई हमको मेडिसिन, उन्हीं के डॉक्टर से बंद करवाओ, आप मत करो बंद। उनको कहना आपके डॉक्टर से बंद करवाओ, आप आपके शुगर के ड्रग्स कम करवाओ। ठीक है, उनका डॉक्टर ही कम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? ओके सर। जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, अब मंडे मिलेंगे।
ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. जी सर, थैंक यू सर। सर।